एवरीवन वेरी गुड इवनिंग। सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुपर फास्ट सीरीज में। दोस्तों आप सभी का अभिनंदन है अनअकैडमी के ऊपर। अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और आपका प्यार मोहब्बत लगातार हमें मिल रहा है। दोस्तों रात के बज चुके हैं 8 और 8 बजे हम और आप हाजिर हैं अपने सुपर फास्ट सीरीज के साथ। क्लास को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं दोस्तों, फाउंडेशन बैच फिर से आपकी इतनी डिमांड है कि लगातार बैचेस आ रहे हैं। फाउंडेशन बैच 26 मई को शुरू हो रहा है, यानी आज से ठीक 4 दिन बाद, यानी बुधवार के दिन वेडनेसडे के दिन वापस से नया बैच आ रहा है मेरे दोस्तों। फाउंडेशन बैच होगा, 8 महीने का होगा, हिंदी मीडियम होगा और 7 सुपरस्टार चेहरे होंगे उस बैच के अंदर में। उसी प्रकार से उत्थान एक बैच आ रहा है जो सीडीपीओ का बैच होगा मेरे दोस्तों, 27 मई से शुरू हो रहा है। और हमारी 4 सबसे सक्सेसफुल पटना की जानी मानी टीम मेरे दोस्तों, 4 महीने का बैच हिंदी मीडियम में। और सुनब्बर खानम मैडम आप जानते भी होंगे, ओवर बेहतरीन टीचर हैं, बेहतरीन से भी बेहतरीन पढ़ाती हैं। पॉलिटी, बायोलॉजी एंड करंट अफेयर्स लेती हैं। रमेश कुमार सर, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, काफी एक्सपीरियंस है सर के पास और सर बड़ा बेहतरीन पढ़ाते हैं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी लेने वाले हैं। निखिल शर्मा सर धुरंधर माने जाते हैं, इतिहास विषय के, हिस्ट्री विषय के धुरंधर माने जाते हैं, वो जो है आपको इतिहास पढ़ाएंगे। और आनंद कुमार सर इकोनॉमिक्स, बिहार जीके एंड साइंस एंड टेक पढ़ाने वाले हैं। अपने आप में सारे लोग लेजेंड है मेरे दोस्तों। आईएएस एकेडमी की टीम आपको पूरी तरह से सीडीपीओ की तैयारी करने वाली है। तो वैसे सभी लोग जो सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तैयार हो जाइए, बैच आ रहा है 27 मई को। और हाँ, एक और जो बड़ी खुशखबरी है वो एक और क्रैश कोर्स मेरे दोस्तों, एक और क्रैश कोर्स आ रहा है। एक और क्रैश कोर्स, डेट है 28 मई का मेरे दोस्त। 10 सुपरस्टार एजुकेटर। ज्ञान प्रकाश सर आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सर तो बेहतरीन है। मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखता हूं इनसे बहुत कुछ। तो जबरदस्त इतिहास पढ़ाते हैं, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं। अभय प्रताप सर ज्योग्राफी के मास्टरपीस, डीके चौधरी सर पॉलिटी के सुपरस्टार माने जाते हैं। अविनाश कुमार सर करंट अफेयर बहुत बेहतरीन मेरे दोस्तों पढ़ाते हैं। विवेक कुमार सर साइंस एंड टेक का पोर्शन लेंगे, साइंस एंड टेक का। और मुकेश कुमार सर फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी लेने वाले मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, टूई करके पूरा ज्योग्राफी निकाल लेते हैं। मनीष निराला सर दिल्ली के बहुत फेमस चेहरे हैं, ये भी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। अभिमन्यु सिंह सर बिहार स्पेशल, प्रशांत कुमार सर एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री। और आनंद प्रकाश चौबे सर, जिनके बारे में कुछ भी बोलना शब्द कम पड़ जाएं अगर मैं इन स्टार्स के बारे में बताऊं। ये 10 सुपरस्टार चेहरे हैं मेरे दोस्तों और इनके बैचेस आ रहे हैं। अनअकैडमी की टीम हमेशा अपने टॉप एजुकेटर्स का बैच लेकर के आती है और जितनी भी इसकी बेहतरीन टीम है वो आपको बैच कोर्स के माध्यम से पढ़ाती है। तो ये 10 लोगों की बेहतरीन टीम हमारे प्लेटफॉर्म का टॉप 10 और साथ ही साथ हमारे प्लेटफॉर्म के इधर टॉप 4 एजुकेटर्स, ये टॉप 4 एजुकेटर्स आपको यहां पढ़ाने वाले हैं। और हमारे 7 सुपरस्टार एजुकेटर यहां पढ़ाने वाले हैं। तो ये 7 सुपरस्टार यहां दिखेंगे, 4 सुपरस्टार यहां दिखेंगे और 10 लोग इसमें दिखने वाले हैं, यानी कुल मिला के आपको 10 + 7 + 4 यानी 21 अलग अलग एजुकेटर्स मिला के आपको पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये सारे अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं दोस्तों। सर आप क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे भैया अभी हमारे पास ऑलरेडी हम बेहतरीन एजुकेटर की टीम है, तो मेरी क्या जरूरत है? अभी हम लोग लेंगे धीरे धीरे ट्रेनिंग लेके लेंगे, क्लासेस धीरे धीरे लेंगे, है ना। अभी हमारे पास टीचर्स हैं अवेलेबल, है ना। तो 12 + 2 का कॉम्बो मिल रहा है दोस्तों। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। साथ ही साथ SSR 10 का रेफरल कोड लगाइए, SSR 10, और 10% का डिस्काउंट पाइए। 1 ईयर की जो फीस है वो है 7920 और 2 ईयर का फीस है मेरे दोस्तों 11520। क्या आप तैयार हैं? शुरू करें क्लास को। आर यू रेडी? एक बार थम्स अप कीजिए, क्लास को शुरू करते हैं। सर आप यूपीएससी में आ जाइए, हिस्ट्री का वहां कोई अच्छा नहीं है। इजहार जी, अल्लाह ताला आपकी जो फरमाइश है कि मैं यूपीएससी में हिस्ट्री पढ़ाऊं, अल्लाह ताला से यही दुआ कीजिए, आपकी जल्द कबूल होने वाली है दुआ, बहुत जल्द कबूल हो जाएगी, है ना। चलिए, जल्द का मतलब ये होता है आज कल परसों नहीं, जल्द का मतलब कभी भी होता है। आमीन, बिल्कुल। आइए, तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही था? सुबह में कराया था, याद रखिएगा, गलती नहीं होना चाहिए, गलत मत कीजिएगा क्योंकि बहुत आसान सवाल है। दोबारा गलती नहीं, एक बार गलती आप कर चुके हैं। नेहरू, ब्रह्मदत्त, राजगोपालाचारी, विनोबा आचार्य, इनमें से कोई नहीं। पोल लगाइए 1 2 3।
बिल्कुल आज ही सुबह कराया है। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त, ये तीसरे नंबर पे है, नेहरू दूसरे नंबर पे थे और विनोबा भावे एक नंबर पे थे। ये 1, ये 2 और ये 3 ब्रह्मदत्त मेरे दोस्तों, ब्रह्मदत्त थे कौन? व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो 1940 के दौरान ब्रह्मदत्त, महात्मा गांधी ने 1940-41 में इसकी शुरुआत कराई थी और महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को कहा था कि तुम जाओ और व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में तुम काम करो। जवाहरलाल दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे थे। अगर हम विनोबा भावे की बात करेंगे, पहले तो विनोबा भावे भूदान आंदोलन 1951 में भारत के पोचमपल्ली गांव से इन्होंने भूदान शुरू किया था विनोबा भावे ने। नेहरू की अगर बात करेंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 29 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के सम्मेलन में लाहौर सत्र में अध्यक्ष बने थे और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, जबकि ब्रह्मदत्त मेरे दोस्तों तीसरे थे। ये आश्रम में गांधी जी के आश्रम के कैदी थे मेरे दोस्तों, आश्रम के कैदी। राजगोपालाचारी को जानते हैं, राजा जी इनको बुलाते थे। भोजपुरी में इनके ऊपर खूब गाना बना है, राजा जी हो राजा जी। ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और 1954 के अंदर में मेरे दोस्तों, 54 के अंदर में, 54 के, अरे भैया ब्रह्मदत्त किसका नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही नाम है। जैसे मेरा घर का नाम, मान लो तुम्हारे घर का नाम टुनटुनुआ है तो स्कूल का भी नाम टुनटुनु में रहेगा? बोका कहीं का। स्कूल का नाम नीतीश कुमार है, घर का नाम टुनटुनुआ है, तो ब्रह्मदत्त भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? अगस्त 1942। दिस डेट कर दीजिए, पूरा पोल लगाइए 1 2 3। जी बिल्कुल, पहले भारत रत्न पाने वाले। पोलिंग लगाइए भैया, नहीं तो पोल छूट जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में बाबा अपनी लाठी लेकर खड़े हो गए। और लाठी क्यों लेकर खड़े हो गए? क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन के दौरान बंबई के अंदर में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की बिगुल बजा दी। जिस दिन आंदोलन की अगले ही दिन गांधी जी, नेहरू जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे नेता लोग, सबको ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार कर लिया। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद क्या हुआ? जो जापान के सैनिक थे, उसी समय 1942 में दोस्तों जापान भी हम लोगों से गुस्साया हुआ था और जापान के सैनिक जो है भारत की सीमा के नजदीक पहुंच गए थे और युद्ध की नोक पर भारत और जापान, बहुत दिनों से जो समस्याएं चल रही थी, ट्रायंगल बना था। एक तरफ चाइना था, एक तरफ अमेरिका था। आपको याद होगा अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन दबाव बना रहा था कि सेटलमेंट करो, सेटलमेंट करो। तब जाकर मार्च 1942 में प्रधानमंत्री ने भारत सरकार से मसौदा तैयार करवाया और बहस करवाई और कैबिनेट के सदस्य आए थे, सर स्टैंड फॉर क्रिप्स, उनको भारत भेजा गया। भारत भेजा, मसौदा बनाया, लेकिन वो फिर फेल हो गया, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, मोती बाजरा। मोती बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। हाँ भैया, करो या नरो का, करो या मरो का नारा वहीं से निकला, अंग्रेजों भारत छोड़ो निकला, बहुत सारी चीजें निकली, उसके बारे में मत जाइए। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट चलिए, पोल के लिए 5 सेकंड से ज्यादा टाइम मत लीजिए, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। याद रखिएगा मोती बाजरा की जब हम बात करते हैं, पर्ल मिलेट कहते हैं इसको। ये कहां पाया जाता है? भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है मेरे दोस्तों, राजस्थान सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। याद रखिएगा मोती बाजरा कब शुरू हुआ? 1965 में, जब हम भारत के अंदर में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे। और इसको क्या कहते थे? HB1 कहलाता था। याद रखिएगा, ये भी पूछता है HB1। ये बाजरा का जो पहला संकर था, इसको क्या कहते थे? HB1 कहते थे। और बेसिकली काम्बू मोती बाजरा का तमिल नाम है, याद रखिएगा। इसको तमिलनाडु के अंदर में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? काम्बू कहते हैं, काम्बू। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि मोती बाजरा है क्या रे भाई? एक तरह का फसल है मेरे भाई। इंडिया नंबर 1 पर है, याद रखिएगा, इंडिया नंबर 1 पर है और अफ्रीका दूसरे नंबर पे होता है। अफ्रीका किस नंबर पे है? दुनिया में दूसरे नंबर का उत्पादक है। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? नवंबर 1947, दिसंबर 1900। देखिए एक बात बता रहा हूं, आज के अगर आपके 50 में से अगर 40 से कम नंबर आ रहे हैं, आज के टेस्ट में 50 में 40 नहीं, 50 में अगर 38 से नंबर कम आएंगे तो आपको विचार करना पड़ेगा कि आपकी तैयारी कमजोर है, क्योंकि आज मैंने वैसे क्वेश्चंस को लिए हैं जो एग्जाम में गलत होते हैं, ध्यान रखिएगा। नवंबर, दिसंबर, नवंबर, जनवरी, ध्यान से पोल लगाइएगा 1 2 3। कैबिनेट मिशन योजना मेरे दोस्तों आपको याद होगा, कैबिनेट मिशन आपको याद होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई अस्थाई, ये भी एग्जाम में सवाल पूछता है। टाइम अप। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दिसंबर 1946। मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, डेट बता देता हूं, 6 दिसंबर, याद रख लीजिए। 6 दिसंबर 1944 को आधिकारिक रूप से हमारे संविधान सभा की स्थापना की गई थी।
ये योजना आपको याद होगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा बनाई गई थी नवंबर 1946 में, लेकिन अपनाया गया अगले महीने 6 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी ये भी एग्जाम में अगर पूछ दे तो बताइएगा, 9 दिसंबर को। पहली आधिकारिक बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक में सिर्फ 9 महिलाएं थी। फीमेल कितनी थी? 9 थी मेरे दोस्तों, और टोटल सदस्यों की संख्या 207 हुआ करती थी टोटल, याद रखिएगा टोटल 207। आपको भी पता है कि इसके अंदर में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, जबकि जेपी कृपलानी, ध्यान से रखिएगा, जेपी कृपलानी वैसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाद में 11 दिसंबर को, ये भी क्वेश्चन पूछता है, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया और संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चुना गया था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, लोकसभा अब रहने दीजिए, अब जीवी मल्यंकर को रहने दीजिए। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन में आपको टाइम दूंगा मैं 10 सेकंड का। एक मंत्री को समिति के सदस्य रूप में नहीं चुना जा सकता। समिति का अध्यक्ष होने का अपने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। लोक लेखा संबंधी पहली बार 1921, देखिए यही गलत है। और इसके सदस्यों द्वारा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, जो सभी पक्षों के उचित प्रतिनिधि देते हैं। ये भी पोल लगाइए 1 2 3। लोक लेखा समिति अगर आपको पता होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसको कहते हैं। टाइम अप हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन, सुन लीजिए, पहले हल्ला करने लगते हैं आप। क्या हुआ क्या? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? ये 1919 है। मेरे हिसाब से तो हम सही लगाए हैं। इसके सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, जो सभी पक्षों का उचित प्रतिनिधित्व देते हैं। ये स्टेटमेंट होगा आंसर आपका। कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। ये 1919 में था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, भूल गए क्या? हद हालत है, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया जी आप लोगों से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 21 है कि 19 है? करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। देखिए, लोक लेखा समिति की जब बात करते हैं तो ये समिति 1921 में पहली बार 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों को स्थापित किया था, तब से वो स्थापित समझ में आई थी, इसलिए ये कथन सही है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट। ये जो समिति थी ये 1921 में पहली बार, जो हमारे भारत सरकार अधिनियम जो चेम्सफोर्ड था 1919 में आया था, उसके प्रावधानों के तहत उसको स्थापित किया गया था, और ये स्थापित हुआ 1921 में ही, याद रखिएगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। एक मंत्री को कभी भी अध्यक्ष के रूप में नहीं चुना जा सकता है, याद रखिएगा। हमको भी आप टेंशन दे देते हैं भाई, ऐसे मत कीजिए। सातरक्ती प्राणियों की पहचान कीजिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिसको कहते हैं, हाथी, मानव, कुत्ता, सांप। पोल लगाइए 1 2 3। 14 मिनट हो गया भैया, 14 मिनट, मात्र 4 क्वेश्चन हुआ। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया सांप। आप भी जानते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल किसको कहते हैं? सांप को कहते हैं। सांप इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो भी सतरक्ती प्राणी हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। उनका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको अपने शरीर के इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो कुत्ता है, ये जो हाथी है, ये सब क्या है? ये गर्म रत्ती हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास डैश के तहत क्षमा करने की शक्ति है। आर्टिकल 72, 73, 74, 76। पोल लगाइए 1 2 3। बिल्कुल, वार्म ब्लडेड कहते हैं उनको।
टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 72। भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का शक्ति देता है। क्षमा का मतलब क्या? क्षमा के मतलब होता है कि अब जो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी अपराध किया हुआ व्यक्ति है, वो अगर प्रेजेंट नहीं हो रहा है, वो चाहे तो उसको आजाद कर सकते हैं, वो चाहे तो दोषी की सजा कम कर सकते हैं। वो विशेष रूप से जो इसका इस्तेमाल होता है कि किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया, फांसी दे दी गई, तो उसको उम्र कैद में हो गए। 5 तरह की होती है, याद रखिएगा, 5 अलग अलग तरह की क्षमाएं हैं। पहला क्षमा, दूसरा कम्यूटेशन, दूसरा रिप्रेटिव, चौथा रेसिस्ट और पांचवा रिमिशन। 5 तरह की, 5 प्रकार की क्षमाएं होती है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा हमारे संविधान में 5। पहला तो क्षमा, दूसरा कम्प्यूटेशन, तीसरा रिप्रेटिव, चौथा रेसिस्ट, रेसिप्ट बोलते हैं उसको, और पांचवा रिमिशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पंचायती समिति। अब देखिए, अभी इसमें हम 73, 74, 76 बताने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। 73 क्या है? 73 आपको पता है संघ की कार्यकारी शक्ति है। 74 क्या है? मंत्री परिषद। 74 के बाद 76 पूछा है, अटॉर्नी जनरल है। पंचायती समिति में मुख्य कार्यकारी कौन होता है? प्रसार अधिकारी, विकास अधिकारी, लेखा और कार्यालय अधीक्षक। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट होइए भाई, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड कम हो रहा है, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लॉक में। आपको भी पता है कि पंचायत समिति का कंट्रोलर कौन होता है? तो हमारे डीओ साहब होते हैं, जिनको आप बीडीओ भी कहते हैं। जनपद जो है पंचायत के नाम से पंचायत समिति बनाई जाती है। और जो पंचायती राज संस्था है, एक किस तरह की संस्था है? एक मध्यवर्ती स्तर की संस्था है, याद रखिएगा। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, जिसको आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ बोलते हैं, जो विकास अधिकारी होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत के अंदर में आपको पता है जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद पर पंचायत समिति, ग्राम में ग्राम पंचायत, ये है। और पंचायती राज आपको पता है 1993 कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राजों को क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला था, आपको भी पता होगा। के वेणुगोपाल भारत के निम्नलिखित में से किस पद पर हैं? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, निदेशक सीबीआई, कमिश्नर सीबीबी। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट होइए भैया, धीरे हो रहा है, थोड़ा फास्ट करिए, स्पीड बढ़ाइए। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। पोल आ रहा है ना सबको? पोल मिल रहा है ना सबको? ये बता दीजिए, पोल आ रहा है ना? अटॉर्नी जनरल आपको ही पता है कि 2017 में ये नियुक्त हुए हैं, 2017 में ये नियुक्त हुए हैं मेरे साहब। और ये भारत के अटॉर्नी जनरल का पद संभाल रहे हैं। इनको राष्ट्रपति किसने नियुक्त किया था? उस समय प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, उन्होंने नियुक्त किया था। किसके स्थान पे ये नियुक्त हुए थे? के वो वेणुगोपाल, ये हुए थे मुकुल रोहतगी के जगह पे। मुकुल रोहतगी के जगह पे ये नियुक्त हुए थे, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। ये बहुत फेमस आदमी है, आप भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। पद्म विभूषण, भूषण सब इनको मिल चुका है। प्रणब मुखर्जी को भी मिला है। अच्छा, हमारे सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है, ध्यान रखिएगा। सीबीआई के निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला है, ऋषि कुमार शुक्ला। और कमिश्नर सीबीसी कौन है? तो संजय कोठारी है मेरे दोस्तों, संजय कोठारी, ध्यान रखिएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने अधिकतम नहरों का बादशाह, आप भी जानते हैं, नहरों का बादशाह तुतमिश को कहते थे। फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी। एक लाइन का आंसर है। चलिए, इजी क्वेश्चन है, दुनिया का बच्चा बता देगा इस सवाल को। पोल लगाइए, बहुत बढ़िया। रुबीना खातून आई है, लेट आई है रुबीना। टाइम हो गया अब। करेक्ट आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक। तुम लोग भी छीन गए हो ना जी, है धोनियों को छीन गए बरंसन की। मास्टर खजरा मास्टर है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का जन्म जो है 1309 में हुआ है, 1309 में, 1309 में हुआ है। और ये अपना एक्चुअली इसका जो चचेरा भाई होता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी जब निधन हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ये आदमी क्या बनता है? दिल्ली का तुगलक वंश का तीसरा शासक के रूप में शासन करता है। कब से कब तक? तो 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक ये शासन करता है, याद रखिएगा। लंबा शासन करता है। और बाद में 1351 से लेकर, तुगलक वंश तो बता दिया, और 1351 से लेकर 1388 तक ये व्यक्ति सत्ता में होता है, ध्यान रखिएगा। 1351 से लेकर 1388 तक ये व्यक्ति सत्ता में रहता है। अंग्रेजों के कारण इसने बहुत, जैसे पहला हम कॉपी में लिखवाए हैं, कॉपी खोल के देख लीजिएगा। यमुना को हिसार से जोड़ने वाली नहर, हरियाणा के हांसी को मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से जोड़ने वाली, फिरोजाबाद को घग्गर से जोड़ने वाली नहर, सतलज को घग्गर से जोड़ने वाली नहर, ये सब हम लिखवाए हैं, कॉपी खोल के देखिएगा। 4 नए शहरों को बसाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। कौन कौन? फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, ये 4। अच्छा, एक बात बताइए, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। पूछता है एग्जाम में। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आने वाला है, लेकिन आज हम क्लास में बताए भी हैं कि लड़ाई होने वाला है। आगे कौन सा लड़ाई होगा ये बात है, ऑप्शन में भी दिख रहा होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई, खनवा, बक्सर, तराई। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट करिए, स्पीड बढ़ाइए मेरे भाई, थोड़ा सा।
टाइम अप। करेक्ट आंसर है पानीपत की तीसरी लड़ाई। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली की जब हम बात करते हैं तो पानीपत की तीसरी लड़ाई होता है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पटक पटक के हराया था। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। पहला 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। पानीपत की जब दूसरी लड़ाई हुई 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर की तरफ से, उसमें अकबर जीता था और हेमू का आंख फोड़ के उसकी हत्या करवा दिया था अकबर का जो साथ होता था सेनापति बैरम खान ने। और तीसरी लड़ाई हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में 14 जनवरी को। खिचड़ी खा रहा था, खिचड़ी खाया, उठा, भाला उठाया, बर्छी उठाया और अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में युद्ध हुआ। अब्दाली जो है जीत गया, उसमें ध्यान रखिएगा। इंफोडेमिक जानते होंगे, बड़ा बेहतरीन सवाल है इंफोडेमिक। और आज के जमाने में बच्चा इसी से परेशान है। आप लोग जो बच्चा हैं इसी से परेशान है, इंफोडेमिक से, है ना। यह इनक्रिप्टेड ऑनलाइन सामग्री को संदर्भित करता है जिसे पारंपरिक सर्च इंजन द्वारा नहीं किया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सूचनाओं की अधिकता है। महामारी के खिलाफ उचित सावधानी बरतने के जानकारी का अभाव है। पोल लगाइए 1 2 3। कोरोना वायरस को लेकर के ये टर्म आया है, आपको भी पता है कि कोविड में इस टर्म को क्वाइन किया गया है। कोविड के दौरान आपको बताया गया है कि इंफोडेमिक मत बनिए। आजकल बहुत न्यूज़पेपर में छपता है। कोरोना वायरस इतिहास की पहली ऐसी महामारी बनी है जिसमें लोगों को सुरक्षित रहने का तरीका, उत्पादन बढ़ाने का, लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का लोग यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे हैं, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, और काका पता नहीं चलाते हैं, टिंडर चलाते हैं और काका बहुत सारा चीज चलाते हैं। तो ये अफवाहों का बाजार गर्म नहीं हो, तकनीक से हम जुड़े रहें और हम उस तकनीक के दिए गए समाचार पर भरोसा करें। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, इंफोडेमिक कहते हैं यार। हाँ, मौज लीजिए, एमओजे, टिंडर लीजिए, रॉप्सो लीजिए, और कुछ आइए, भारत पबजी लीजिए, ठीक है, पबजी लिख लीजिए, और कुछ बोल दीजिए, भी मेट लीजिए, भी मेट भी लिख देते हैं, भी मेट, टकाटक, जील, बगमी, हमको इस सबका नामों नहीं पता है, स्नैपचैट, मैक्स टकाटक, सांप सीढ़ी, रील, और कुछ हो गया। आप शांत हो जाइए। भारत 2023 तक डैश में अपना पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, आपको पता होगा 2020 में ये हुआ है, 2021 में हुआ है। ये भारत सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है 2021 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जोगी घोपा, कोलकाता, अलंग, माजुली, आप ऐसे ही समझ जाएंगे, है ना जी। सब पता है। नहीं नहीं नहीं, मेरा प्रोफाइल कहीं नहीं, हमें वो फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे हम कुछ डालते रहते हैं, कभी कभी साल में एक आध वो फोटो डाल दिए तो डाल दिए। करेक्ट आंसर है जोगी घोपा। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जोगी घोपा कहां पे है, वेयर इज दिस लोकेटेड, और ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता कहां है। तो पहला बात ये समझ लीजिए कि भैया ये है गुजरात में। और भारतमाला प्रोजेक्ट सुने हैं ना, भारतमाला, उसी प्रोजेक्ट से संबंधित है। एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक रखने का काम बनाया जा रहा है, एक क्या बोलते हैं, आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। माजुली को तो आप जानबे करते होंगे, आसाम के अंदर में ब्रह्मपुत्रा नदी पर हरे भरे प्रदूषित रहित नदी बोला जाता है, इसको द्वीप बोला जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बोला जाता है, विश्व धरोहर में इसका नाम आता है माजुली का। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, न्यूनतम मतलब मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या, अच्छा ठीक है, 560, 60 बता 10, ठीक है, समझ गया, 10 12 13 15। पोल लगाइए 1 2 3। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ेगा आपको, है ना। बारह, देखिए 12 कैसे, आपको ही पता है कि संविधान में मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या क्या है, अधिकतम विधानसभा का 15%, ठीक है। अब आपको भी पता है कि कितना होता है राज्यपाल, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो आपको भी पता है कितना होता है, तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। विश्व बैंक डैश के उद्देश्य से ऋण प्रदान करके देशों की मदद, अरे विधानसभा की बात कर रहा है, विधान परिषद पूछ रहा है, विधान परिषद। किसी भी राज्य में मिनिमम 12 होना ही चाहिए और अधिकतम, मिनिमम ये 12 होता है, सुन लीजिए, मिनिमम ये 12 होता है और मैक्सिमम जो है 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्लियर है। यहां काउंसिल है, मिनिमम कम से कम 12 होना चाहिए। मान लो इसका 15% 60 का निकालोगे तो 9 आएगा, 9, तो 9 नहीं चलेगा, मिनिमम 12 होना चाहिए।
सर आज आप हैप्पी लग रहे हैं। हैप्पी कैसे लग रहा है? हम बैच सबका आ रहा है। क्लास कीजिए आप लोग चुपचाप, जितने भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं सबका आप क्लास कीजिए मेरे भाई। सभी लोगों का क्लास कीजिए, बैच में धुआं उड़ा दीजिए करके एकदम। जितने हमारे टॉप एजुकेटर हैं सारे टॉप एजुकेटर्स के बैच चल रहा है, धुआं उड़ा के। कोई दिक्कत होगा हमसे बोलिएगा, ठीक है? आइए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट, विश्व बैंक डैश के उद्देश्य से ऋण प्रदान करके देशों की मदद करता है। आपको मैंने ये लिखवा रखा है, जिन्होंने पिछले साल इकोनॉमी मेरे से पढ़ा है। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, निजी निवेश, विदेशी मुद्रा, सरकारी बजट के घाटा। पोल लगाइए 1 2 3। चलिए सौम्या कुमारी जी, पढ़ ना, बेसी दिमाग लगाओ करू, पढ़ल जरूरी बा। ना पढ़ू तो माई बाबू खोज के बियाह कर दी। यहाँ बिहार है। पुनर्निर्माण और विकास, देखिएगा हमेशा वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट पर लगाता है, जबकि निवेश जब भी किसी देश का अगर आर्थिक स्थिति गड़बड़ाता है, व्हेन देयर इज अ फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन एनी ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, देन आईएमएफ कम्स इन पिक्चर। आईएमएफ कम्स इन पिक्चर। और जब भी आप वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक के अंदर में 5 संस्थाएं हैं। आप आईबीआरडी की बात कीजिए, आईजी मीगा की बात कीजिए, आईसीडीएसआई की बात कीजिए, आई अरे बुढ़बा मार के जहर मार देगा तुमको मच्छर। देखो निम्नलिखित में से, हाँ आईडी है बिल्कुल। निम्न कौन सी मेट्रो प्रणाली दुनिया की पूरी तरह से ग्रीन मेट्रो है? आपको ही पता है कि ग्रीन मेट्रो इंडिया में तो बनी नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। तो ग्रीन मेट्रो कहाँ है बताइए? हांगकांग, सिंगापुर, दिल्ली, लंदन। पोल लगाइए 1 2 3। पुनीत कुमार मिश्रा जी आ गए हैं। हम पुनीत जी आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। टाइम अप हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी इसको कहते हैं मेरे दोस्तों, डीएमआरसी। डीएमआरसी जो है अब ग्रीन हो गया, अब सोलर पैनल से चल रहा है डीएमआरसी। और तो और छोड़िए, डीएमआरसी ने क्या किया है, भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से 10 गो कॉलोनी बनवाया है। 10 कॉलोनियों में सब कुछ सोलर एनर्जी से चल रहा है। तो ये पूरी ग्रीन बिल्डिंग है, ध्यान रखिएगा, पूरी ग्रीन बिल्डिंग जो है पूरा सही है। और इतना ही नहीं, इसने 10 जो है क्षेत्र भी जो है 10 क्षेत्र को फिक्स कर दिया, जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा। इधर आ जाइए, अपना सहवाग रहता है जहां, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ और आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सब जगह। अच्छा, कोलकाता भारत की सबसे पुरानी मेट्रो कौन सी है? पुरानी मेट्रो आज हम समझ गए, आज आप लोग क्वेश्चन नहीं दीजिएगा। अच्छा, पहली बार मेट्रो कहां से कहां के बीच में चली थी? जैसे ट्रेन आप बताते हैं ना कि मुंबई से थाने चली थी, तो भविष्य का ही क्वेश्चन हो सकता है कि पहली बार भारत में मेट्रो कहां से कहां गई थी? तो सहादरा से 30 हजारी गई थी 24 दिसंबर 2002 को। याद रख लीजिएगा, दिल्ली मेट्रो सहादरा से लेकर 30 हजारी कोट तक गई थी। जैसे कि फेफड़ों के माध्यम से श्वसन को पल्मोनरी श्वसन कहा जाता है, त्वचा के माध्यम से किस प्रकार का कहा जाता है? फेफड़े, ब्रोंकी, त्वचीय, श्वास की नली। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा। एग्जाम्पल बताइए, केंचुआ का नाम सुने? केंचुआ बहुत जगह लोग मार कर। जोंक का नाम सुने कि पेट में जोंक हो गया है? उभयचर का नाम सुने हैं? उभयचर, ये सब त्वचा से लेते हैं सांस, सब त्वचा से। गलफफड़ा से कौन लेता है? मछली, केकड़ा। फेफड़ा से, जो स्तनधारी पशु होते हैं वो फेफड़े से लेते हैं। पक्षी, रेप्टाइल्स। डेंगू किसके कारण होता है? अगर भयल गलती तो बुझिए लोग, डेंगू के कारण होला? मच्छर काट काट के मुंगा दिले, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रदूषण। पोल लगाइए 1 2 3। ऐसे वो कोरोना वायरस परेशान किए हुए हैं। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु, वायरस है ये। डेंगू किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। मच्छर जनित वायरल बीमारी है ये। मादा मच्छर कौन सा? एडिस एजिप्टी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुलित्जर पुरस्कार विजेता नहीं है? पुलित्जर नहीं जीता है, सिद्धार्थ जीता था। गोविंद बिहारी लाल, ये तो साहित्य अकेडमी भी जीते थे। विक्रम सेठ तो बहुत फेमस है, गीता आनंद का मुझे नहीं पता। पोल लगाइए 1 2 3। पुलित्जर प्राइज बोल रहा है, पुलित्जर प्राइज। व्हाट डू यू मीन बाय पुलित्जर प्राइज भैया? सबसे पहले तो ये बताइए। टाइम अप हो गया। करेक्ट आंसर हो गया विक्रम सेठ, इन्हीं को नहीं मिला है, बड़ी फेमस है। पुलित्जर प्राइज अमेरिका के अंदर में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत की रचना,
उन सब में अगर आपके पास कोई उपलब्धि है तो आप जो है इस पुरस्कार को जीत सकते हैं। मान लीजिए आप बाथरूम में गाना गाते हैं तो नहीं जीत सकते, संगीत की रचना करते हो, साहित्य की रचना करते हो तो जीत सकते हैं। 1917 के अंदर में 1917 के अंदर में पहली बार पुलित्जर का वसीयत था और उस वसीयत में लिखा था, वो चाहता था कि उसका जो कैरियर है वो अखबार के क्षेत्र में हो, और वही सबसे कहानी निकली थी। किस राज्य ने तालाबंदी के दौरान रोजगार सृजन को, रोज लॉकडाउन होता है तालाबंदी का मतलब, रोजगार सृजन को बहाल करने के लिए राज्य में 27,000 से अधिक औद्योगिक इकाई को फिर से शुरू करने की अनुमति दी? बताइए। ये आप आश्चर्य हो जाएंगे कि बिहार में ऐसा हुआ है ना, 27,000 फैक्ट्री जो है शुरू हुई है। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार के अंदर में 27,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट चल रही हैं। ये पता नहीं कहां शुरू हुई है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हुई है। सरकार बताती है, डीएम को अधिकृत किया गया है कि डीएम जो है शुरू कराए। फूड प्रोसेसिंग पर ज्यादा ध्यान है, फूड प्रोसेसिंग पर ज्यादा ध्यान है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिहार का राज्य पशु कौन है? पशु। बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक भूमि से घिरा राज्य है, एकदम सही। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा है, एकदम सही। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, एकदम सही। नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीधा शामिल करता है, ये भी सही। अब क्या चाहिए? ये होगा पाटलिपुत्रा नहीं है, पटना है। और ये लैंड लॉक्ड है, भूमि से घिरा हुआ है बिहार, याद रखिए। हमारे बिहार के उत्तर में नेपाल है, 600 किलोमीटर की सीमा लगती है नेपाल में, और इधर पश्चिम बंगाल है, इधर उत्तर प्रदेश है। बिहार, बिहार की राजधानी पटना है, याद रखिएगा। संस्कृत, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? बिहार क्यों पड़ा? क्योंकि संस्कृत में मौड बौद्ध, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बहुत सारे मठ यहाँ होते थे, उनको लोग विहार कहते थे, उसी बिहार बिहार कहते, इसका नाम बिहार पड़ गया। ई नहीं होगा, ई इसलिए नहीं होगा, देखिए मेरे भाई, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। इसकी राजधानी पटना है। छत्तीसगढ़ नहीं अलग हुआ था, ये भी गलत है। झारखंड अलग हुआ था। बांग्लादेश के साथ हम सीमा समझौता नहीं करते, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। पूछ रहा है कौन सही है, तो ए सही होगा। पहले पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, अब पटना है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? बीपीएससी 56वीं से 59वीं का पूछा हुआ सवाल है। 1930, 1942, 1950, 1952। ये 56वीं से 59वीं बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। पोल आया? टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1950। याद रखिएगा, पटना में इसकी घोषणा की गई थी। विधानसभा जो है उसने अनुमोदन दिया था 1948 के अंदर में। बाद में इसको 1950 में गठन किया, लेकिन इस उद्घाटन इसका कब हुआ? 1951 में। याद रखिएगा, उद्घाटन हुआ 1951। नेक्स्ट। हाँ, आप लोगों ने बहुत सारे हैट डेडिकेट किए हैं। उस टोपी डेडिकेट करने के लिए, उस हैट को डेडिकेट करने के लिए आप लोगों का दिल की एकदम 100 किलोमीटर की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके ये संदेश जो है हमारे काम आए, आपकी दुआएं जो है हमारे साथ हैं, हम इस बात को जानते हैं, है ना। ठीक। जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? पूरा इंडिया जानता है। पोल लगा दीजिए 1 2 3। बिहार में सबसे ज्यादा जूट कहां होता है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कहां होता है जूट। टाइम अप मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। याद रखिएगा, पूर्णिया। पूर्णिया जो है बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा होता है। पूर्णिया के अलावा हमारा दरभंगा जिला की हाल से दही चूड़ा चल रहा है ना। दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा। सहरसा की हाल से सहरसा के, कटिहार अहाँ के सब ठीक छे ना कटिहार के। तो कटिहार जो है, कटिहार में टका की हाल से टका टका करके टका कर देंगे, है ना। तो ये तीन जो है ध्यान रखिएगा। और एक बात और सुन लीजिए, पूरी दुनिया में जितना जूट का उत्पादन होता है उसका 50% जूट जो है भारत में होता है। भारत में, इस बात का ध्यान रखिएगा।
बिहार दूसरे नंबर पे आता है, 1 नंबर पे वेस्ट बंगाल है अपना ममता दीदी का, 2 नंबर पे बिहार आता है और 3 नंबर पे जूट में आसाम आता है मेरे दोस्तों, आसाम आता है, ध्यान रखिएगा आसाम, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पूरे भारत में अमरूद का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है अमरूद का? बिहार में होता है। भिंडी बिहार में होता है, मखाना बिहार में होता है, लीची बिहार में होता है, मालदह आम बिहार में होता है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? याद है? उधर से घूम के आ रहा था, बोला चल है तू हाफ पैंट पहना है, तुम हमको पसंद आ गया, तुम जाओ फुल पैंट पहन के आओ और तुमको हम सूबेदार बना देते हैं। हसनुद्दीन इवाज, नसरुद्दीन महमूद, अली मर्दान खिलजी, मल्लिक जानी। पोल लगाइए वन। एक बच्चा हमको मैसेज किया, सर हम आपके कट्टर दुश्मन हो सकते हैं लेकिन हम आपके क्लास के कट्टर हिमायती भी हैं सर। कोई अगर बोल देता है कि क्लास में कुछ समझ नहीं आया तो हम बोलते हैं जाके अपना चेक करा। तो हम बोले दुश्मन किस बात का? तो सर आप पीडीएफ हमको नहीं देते, हमको प्लस वाला भी पीडीएफ दे दीजिए। हम बोले देखो भाई पीडीएफ हमसे ना हो पाता है भाई, हम नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा काम रहता है। तो मल्लिक जानी, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मल्लिक जानी। मेरे दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे कि मल्लिक जानी आपको पता होना चाहिए, इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में पहला सूबेदार नियुक्त किया गया था। बंगाल के गवर्नर होते थे अली मर्दान, मैंने आपको बताया था। अली मर्दान खिलजी कहां के गवर्नर होते थे? अली मर्दान इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के समय खुद को स्वतंत्र कर लिया था, 1211 में बंगाल के गवर्नर होते थे, आपको याद होगा। और इन्होंने किसको हटाया था? तो हसनुद्दीन इवाज को पद से हटाकर खुद पैड पर बैठ गया था। बाद में बोला कि हम ही सुल्तान गयासुद्दीन हैं, और सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि उसने धारण कर ली थी। बाद में बिहार पर हमला भी किया था, आप जानते हैं। बाकी इल्तुतमिश के बारे में अगर कहिएगा तो हम बता देंगे। इल्तुतमिश आप जानते ही हैं, 1225 में इल्तुतमिश की सेना ने बिहार बंगाल को फिर से संगठित करने का आदेश दिया। उसकी सेना ने बोला कि नहीं नहीं, एकदम संगठित करो, बंगाल पर आक्रमण की तैयारी करो, फौज निकालो, और सबको जो है फोन करके जो है टिकटॉक पे फंसा दो। सब टिकटॉक पे वीडियो बनाएगा बंगाल में बैठ के, हम लोग भाला बर्छी कटार लेके घुस जाएंगे। यही प्लान था। जब इल्तुतमिश ने उसका प्रस्ताव जो है दिल्ली में सत्ता को स्वीकार कर लिया, इल्तुतमिश अपने दिल्ली लौटने लगा तो बीच में रुका बिहार में राज्यपाल बना दिया उसको। बनाने के बाद लौट गया। हाँ हाँ भाई, टिकटॉक था, तुम ही टिकटॉक पे वो बनाते थे क्या? राजा महाराजा बहुत आगे की चीज थे, सब करते थे राजा महाराजा। मीर कासिम ने बिहार में बंदूकों और तोपखाना, याद रखिएगा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया था, और राजधानी का परिवर्तन करने के बाद आप जानते ही हैं क्या किया। पटना, भागलपुर, मुंगेर, बक्सर, पोल लगाइए 1 2 3। नहीं, इनको लगता है कि यही है वो व्हाट्सएप चलाते थे। मीर कासिम जो है व्हाट्सएप इसी ने बनाया था, मीर कासिम ने, याद रखिएगा। और मीर कासिम ने बनाया, उसके बाद फिर मीर जाफर को बुलाया। मीर जाफर ने उस समय जो है मीर जाफर ने फेसबुक बना दिया था। भले उसका नाम फेसबुक नहीं था लेकिन उसी तरह का था, है ना, ध्यान रखिएगा। मुंगेर, मीर कासिम को आप जानते भी होंगे, ट्विटर तो एकदम था, ट्विटिया देता था। मीर कासिम ने बेसिकली मुंगेर के अंदर में घर घर बंदूक और तोप का कारखाना स्थापित कर दिया। ठीक है, मीर कासिम की अगर बात करिएगा तो मीर कासिम 1760 से लेकर 63 तक बंगाल का गवर्नर था, और बाद में मीर कासिम के युग में मुंगेर में बंदूक का फैक्ट्री बन गया, है ना। आप जानते ही हैं, आज भी मुंगेर में सुनते हैं कि, हम सुने हैं पता नहीं, या वो क्लास में मेरी लड़की थी, मेरा दोस्त उससे बहुत बात करता था, तो बाद में एक दिन उसको पता चला समोसा कैंटीन में खा रहे थे, तो हम बोले कि हाँ दोस्त तुम्हारा घर कहाँ है? तो बोला बेगूसराय। तुम्हारा कहाँ है? मुंगेर। हम बोले मुंगेर तो फेमस है जी बंदूक के लिए। बोले हमारे घर में बनता है। अब अगला दिन तो लड़का दिखवे नहीं करता था, है ना। तो मुंगेर है, ध्यान रखिएगा। किस पेंटिंग को स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है? अब मान लीजिए कि आप हैं, समोसा खा रहे हैं, और उधर से वो बोल दी लड़की कि मेरे ही घर में तो बनता है बंदूक। अब आप क्या कीजिए? बच्चा में बुद्धि कितना, ठीक है ना। किस पेंटिंग को स्नेक पेंटिंग कहा जाता है? थंगका, मंजूसा, वारली, मधुबनी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट्स, बोल लगाइए। आप भी जानते हैं कि मधुबनी नहीं, टाइम अप। आप भी जानते हैं कि मंजूसा जो मेरे दोस्तों है, मंजूसा पेंटिंग जो है, इसको हम क्या कहते हैं? स्नेक पेंटिंग कहते हैं। क्यों? ये कला मंजूसा बेसिकली बिहार के भागलपुर के इलाके में
देखी जाती है। ये कला कहाँ पाई जाती है? बिहार में। भाई इसको बेसिकली अंगिका कहते हैं, अंगिका कला का रूप माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको किस कला का रूप माना जाता है? अंगिका कला का मेरे दोस्तों रूप माना जाता है। अब आप कहेंगे स्नेक क्यों? क्योंकि जब भी ये कुछ डायग्राम बनाते हैं ना तो उसमें सांप की आकृति जरूर होती है, उसी टाइप का आकृति होता है, इसीलिए इसको सांप पेंटिंग कहा जाता है। बेसिकली इसको जूट पर किया जाता है, कभी कभी इसको कागज पर कर लिया जाता है, कभी कभी टीन का बक्सा पर कर लिया जाता है। कोई है भागलपुर से तो वो आपको बताएंगे कि ऐसा होता है। 2020 में बिहार के विधानसभा में आम चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में किसे नियुक्त किया था? आपको बताना है कि कौन से व्यक्ति को इलेक्शन स्पेशल एक्सपेंडिचर अवार्ड। आपको पता है कि हर व्यक्ति को चुनाव में कुछ खर्च करने का लिमिट होता है कि आप 10 लाख खर्च कर सकते हैं, आप 20 लाख, हर चीज का लिमिट है। तो उसको उस पर कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने किसको ऑब्जर्वर बनाया था? मधु महाजन, बी आर बालकृष्णन, राम प्रसाद अरोड़ा, उदय मंडल। पोल लगाइए 1 2 3। ओह माय गॉड, डूब गया सबका। मधु महाजन भी थी और साथ में बी आर बालकृष्णन थे, ये दोनों थे, इसीलिए ऑप्शन होगा ई ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, ये दोनों थे, दोनों को बनाया गया था। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी? 40। विधानसभा की कितनी? 243। राज्यसभा की कितनी? 16। ध्यान रखिएगा, है ना। ए का पता नहीं, कोई बात नहीं। बिहार का राज्य पक्षी गौरैया, राज्य पशु गौर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फग्गू चौहान, है ना। और बता दीजिए पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। रसायन को विद्युत में, मोटर में तो रसायन होता ही नहीं है, डायनोमो में होता ही नहीं है, बैटरी में होता ही नहीं है। जनित का मतलब जनरेटर है भाई, यहाँ पे लिख लो जनरेटर, नहीं तो तुम कहोगे सर गलत करा दिए मेरा। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप हो गया मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटरी। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा। बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो हमारे रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और बाद में उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके भेज देता है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं आपको पता है, उसके अंदर में एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है। इलेक्ट्रोड का काम क्या है? इलेक्ट्रोड अपने से दूसरे इलेक्ट्रोड में प्रवाह होता है, धीरे 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 ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन होता है, आपने सुना भी होगा रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन होने के बाद ये बैटरी जो कन्वर्ट कर देती है। जी स्वराज कृष्ण जी प्रणाम, मेरी तरफ से भी आपको मेरी शुभकामनाएं हैं मेरे भाई। आपको दुनिया में ईश्वर अल्लाह आपको सारी खुशियां से नवाजे, आप जीवन में सफलता के ऊंचे आयाम को छुए, बहुत आगे बढ़े दुनिया में। जितनी मेहनत आप करें उतना आगे आप जाएं, मेरी दुआएं हैं आपके साथ। निम्नलिखित में से क्या संपर्क बल का उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पता हुआ होगा आपको, 63वीं बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। चुंबकीय, विद्युत, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण बल। पोल लगाइए 1 2 3। कॉन्ट्रैक्ट फोर्स बोलते हैं संपर्क बल। आपको ही पता है कि जब एक दूसरे पे घर्षण होती है मेरे दोस्तों, तो घर्षण से एनर्जी निकलता है। जब हम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं, आपको याद होगा, तो जब भी घर्षण बल दो सतहों पर जो भी उसमें फोर्स लगता है वो एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। जैसे ये इधर से रगड़ रहे हैं, इधर से रगड़ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, इसी को हम कहते हैं घर्षण बल। और जब घर्षण बल लगता है तो उस पर एक संपर्क बल, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। संपर्क बल में क्या होता है? जो आयन होते हैं वो टूट जाते हैं और एक संपर्क दूसरे के पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर खड़ा होता है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ग्रेविटेशनल नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल आपके द्वारा पृथ्वी पर डाले गए बल के बराबर होता है। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स मैनेज होता है, आप इस बात को जानते हैं। किस समाज सुधारक को लोकप्रिय रूप से पेरियार कहा जाता था? एवरीवन जानते ही हैं सब लोग कि पेरियार किसको कहते थे। ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि पेरियार किसको कहा जाता था। एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस। तो चलिए बिना कुछ किए हुए ऐसे ही बता दीजिए कि पेरियार किसको कहते थे। अल्लाह, पोल लगाइए 1 2 3। पेरियार किसको कहते हैं? फटाफट बताइए मेरे दोस्तों, फटाफट बताइए कि पेरियार किसको कहते हैं। टाइम हो गया, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ईवी रामास्वामी नायकर को हम क्या कहते हैं? पेरियार कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी जनसंख्या है? लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन पूछ रहा है। द्वितीयक कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक यानी डिकम्पोजर और उत्पादक यानी प्रोड्यूसर।
पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट कीजिए मेरे भाई, थोड़ा फास्ट करेंगे, 5 सेकेंड। टाइम अप मेरे दोस्तों। अपघटक जिसको हम डिकम्पोजर बोलते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिपोजर जो होते हैं, सॉरी डिकम्पोजर जो होते हैं, जो अपघटक होते हैं, ये खाद्य श्रृंखला की जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या इनकी पाई जाती है। ये ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए या क्षयकारी पदार्थ जो होते हैं, जो गिरे हुए पेड़ पौधे, उनको खा जाते हैं और जटिल से जटिल यौगिकों को सरलता से ये तोड़ देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें इनके अंदर में जीवाणु भी होते हैं, इनके अंदर में कवक भी होते हैं, इनके अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव भी होते हैं। ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है मेरे दोस्तों? कॉर्बेट, एवरीवन इज अवेयर ऑफ द कॉर्बेट, नैनीताल एंड उधम सिंह नगर। अब आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, पोल लगा दीजिए 1 2 3। टाइम अप मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनीताल एंड पौड़ी गढ़वाल। देखिए मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, थोड़ा फास्ट रहा कीजिए पोल लगाते समय। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं। यहाँ आप टाइम पास करने नहीं आते हैं, आप कम से ज्यादा, कम समय में ज्यादा आउटपुट लेके जाना चाहते हैं ना। हर आदमी यही चाहता है। हर आदमी चाहता है कि 10 रुपए लगा के 100 रुपया कमा लें, है ना। ध्यान रखिएगा। तो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल याद रखिएगा। बाघ के लिए जाना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा। ये उत्तराखंड के नैनीताल में पड़ता है और पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, और भारत का पहला और सबसे पुराना, भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और याद रखिए भारत क्या जी, एशिया का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखिएगा। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस पार्क का पहले नाम क्या होता था? जिम कॉर्बेट से पहले नाम क्या था? हैली, हैली, हैली राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, हैली था। हैली के बाद इसका फिर नाम बदला तो हुआ राम तेरी गंगा, तो राम गंगा इसका नाम पड़ गया। मैली तो नहीं पड़ा, लेकिन राम गंगा इसका नाम पड़ गया। फिर राम गंगा से नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया। ये क्यों जाना जाता है? शाही बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है, एशियाई हाथियों के लिए जाना जाता है। हाँ भैया, राम गंगा नदी के किनारे है। नाम में क्या रखा है? एक व्यक्ति हमारे क्लास में जुड़े हैं, नाम में क्या रखा है? कोई बात नहीं, आपका नाम हमने रख दिया टुनटुन प्रसाद जी। नाम में क्या रखा है? टुनटुन प्रसाद का बहुत बहुत स्वागत है। नाम में कुछ नहीं रखा है। आइए, निम्नलिखित में से कौन जो है सदिश मात्रा का एक उदाहरण है? सदिश पूछ रहा है, आप भी जानते हैं सदिश, वेक्टर क्वांटिटी, वेग, दूरी, एंट्रोपी, ऊर्जा। पोल लगाइए 1 2 3। अरे भाई, मेरा अपना भाई है, बोला नाम में क्या रखा है, तो हम दिल से नामांकन कर दिए। टाइम अप। वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी आप भी जानते हैं, वेलोसिटी वेक्टर होता है। वेक्टर देखिए दो तरह की होती हैं, एक सदिश और एक अदिश। अदिश राशियां क्या कहती हैं? जिन भौतिक राशियों को अकेले परिमाण या आकार के साथ उनको निर्दिष्ट कर दिया जाता है, उनको हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, सिंगल डायरेक्शन, गति, द्रव्यमान, दूरी, डिस्टेंस, एनर्जी, सब क्या है? ये सब आदिश हैं। अगर हम सदिश की बात करें, सदिश वेग, बल, टोक, तत्वरण। वेग का क्या होता है जी? मीटर पर सेकंड नापा जाता है। दूरी को कैसे नापा जाता है? मीटर में नापा जाता है। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक, उसी में इसका इस्तेमाल आता है, नाम आता है। इसका क्या होता है? जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन होता है, पढ़े होंगे स्कूल में, सर बताए होंगे आपको। फिक्स डायरेक्शन होता है। ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। चलिए, स्वामी सहजानंद किससे जुड़े थे? स्वामी सहजानंद बिहार का आदिवासी आंदोलन, बिहार का जातिगत आंदोलन, बिहार का किसान आंदोलन, बिहार का मजदूर आंदोलन। देखिए, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, निजी जिंदगियों पे टीका टिप्पणी ना करें और इस क्लास में पढ़ने आए हैं, आप पढ़ाई करें। अगर कमेंट बॉक्स पे ऐसा कोई नजर पड़ेगा, मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगा, है ना। मैं देख रहा हूं। करेक्ट आंसर है बिहार का किसान आंदोलन। अपने में कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई बाताबाती नहीं करेगा। बिहार का किसान आंदोलन, याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद का नाम आते ही बिहार का किसान आंदोलन आपको याद आ जाता है। ये बिहार के एक तपस्वी के रूप में जाने जाते हैं, एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं, और बिहार के भारत के किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। भारत के किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती इनका पूरा नाम था। बिहटा आप गए हैं? बिहटा, बिहटा आप गए हैं? बिहटा पटना में है, पटना से आगे बढ़ते हैं तो बिहटा है।
वहां पे इनका एक आश्रम है, जाकर देखिएगा। और आपको बताऊंगा तो अजीब लगेगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती की गिरफ्तारी हुई ना, तो सुभाष चंद्र बोस इतने गुस्से में आ गए कि इनको स्वामी, चलिए वापस से आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं। तो बिहार के अंदर में मैं क्या बता रहा था, बिहटा बता रहा था, बिहटा। बिहटा के अंदर में मैं क्या बोल रहा था कि जब इनको गिरफ्तार किया ब्रिटिशर्स ने, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया। और जब गिरफ्तार किया गया तो उस दिन डेट था 28 अप्रैल, 28 अप्रैल। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है अंग्रेजों, तुमने इनको गिरफ्तार किया है। आज से इस दिन 28 अप्रैल को अखिल भारतीय ऑल इंडिया स्वामी सह, अब ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार के आधुनिक पटना और गया जिला में किस राज्य को शामिल किया गया मेरे दोस्तों? पोल लगाना है। अंग, कौशल, मगध, अवंती। पोल लगाइए, थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, 1 2 3, थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा दोस्तों, 1 2 3। डिस्कशन रोकेंगे, क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। टाइम अप हो गया मेरे दोस्तों। मगध में शामिल किया गया पटना और गया जिला को। आपको पता है मगध पहले पटना, नालंदा, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, जहानाबाद और दक्षिणी बिहार का अपना गया जिला, इस सब में मगध आता है। मगध में वही जैन धर्म, वही मगध में बौद्ध धर्म, वही मगध में गया, वही मगध में बोध गया, याद रखिएगा। और वही मगध के दो बड़े दुनिया के साम्राज्य, एक था मौर्य साम्राज्य और दूसरा बताइए गुप्त साम्राज्य। अब ये अवरी इंटरनेट खराब होगा ना? अच्छा सॉरी सर, हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि अभियान एकेडमी से कॉल आया था। हम आपका बहुत अच्छा फीडबैक दिए हैं। देखिए मेरा अच्छा फीडबैक मत दीजिए, जेन्युइन फीडबैक दीजिए, जेन्युइन। डरिए मत फीडबैक देने में। अगर अच्छा नहीं लग रहा है बोलिए कि नहीं यार, 1 स्टार, 1 स्टार। विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है? विद्युत धारा, देखिए अच्छा यहां पे हम लोग महाजनपद की बात कर रहे थे, सब तो सब महाजनपद ही हैं। कौशल, अंग, अवंती। टोटल महाजनपद कितने? 16 महाजनपद। सुनिए, 2 3 बातें समझ लीजिए। टोटल महाजनपद कितने? 16। बिहार में कितने? 3। एक सवाल पूछता है कि सबसे शक्तिशाली राज्य कौन थे? कितने महाजनपद शक्तिशाली? तो 4। मगध, अवंती, कोसल, वत्स, ये 4 सबसे ज्यादा शक्तिशाली। अगर पूछ दे कि 16 महाजनपद का नाम बताओ, बता देना डायरेक्टली यार। कोसी, देखो क से शुरू करो। कोसी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, महल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवंती, गंधार, कंबोज। खत्म हो गया 16। क्या बात है, एमके भी करते रह जाइएगा, एमके भी ट्रिक फेल हो जाएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, वोल्टामीटर। 1 2 3 याद कर लो ना, देखो जितनी बार कहो। कोसल, क से चलो, काशी कोसल, काशी कोसल, अंग, मगध, वज्जी, 5 हो गया। 5 के बाद वज्जी हो गया, उसके बाद मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, 5 5 10 हो गया। 3 3 6 3 9 10। पंचाल के बाद अब मत्स्य आ जाओ, मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवंती, गंधार, 15 हो गया। कंबोज 16 हो गया। कहानी खत्म। देखिए एमएमीटर होता है, हाइग्रोमीटर आपको भी पता है, मैंने बता रखा है कि हाइग्रोमीटर क्यों यूज करते हैं, आप भी जानते हैं। वोल्ट मीटर क्यों यूज करते हैं, बैरोमीटर पानी। अच्छा एक बार बताइए, हाइग्रोमीटर क्यों करते हैं? आर्द्रता को मापने के लिए, आर्द्रता। बैरोमीटर क्यों करते हैं जी? बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। वोल्ट मीटर क्यों करते हैं? विद्युत अपघटन की क्रिया के माध्यम से आवेश को मापने के लिए। और एक बात सुन लीजिएगा, वोल्ट मीटर को एक और नाम से जानते हैं, बताएंगे कोई? वोल्ट मीटर को एक और नाम से जानते हैं, कूलोमीटर। एक बार हमसे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, कूलोमीटर। नवंबर 2020 में बिहार के किस हवाई अड्डे से क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत उड़ान संचालन किया गया था? आपको पता है संचालन किया गया, हमारा जिला वाला आदमी छे सब सोच लिए छे कि पटना हमारा ना जाए पड़ता है, लेकिन अब सब जो है पटना जो फिर से दोबारा आए थे, ठीक ना। दरभंगा, मीठापुर, अंबिकापुर, सलेम। पोल लगाइए 1 2 3।
अरे भाई धीरे धीरे बोलते बोलते सीख जाएंगे, मैथिली कौन बर का बात है मैथिली बोलना। टाइम अप। दरभंगा एयरपोर्ट 2 दिन एयरपोर्ट में फ्लाइट चला फिर बंद हो गया। आपको पता ना, एक दिन बेंगलोर गया, एक दिन दिल्ली गया, है ना। आपको पता है उड़ान स्कीम के तहत ये चला। उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक, है ना। आप जानते हैं ना, उड़ान के तहत चला। और स्पाइस जेट बेचारा लाया, स्पाइस जेट जब से आया बेचारा घाटा में चल रहा है, जब से आया है घाटे में जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप मिश्रण नहीं है? होमोजेनियस मिक्सचर। चीनी पानी में घुलती है, एकदम सही है। पानी में मिथाइल अल्कोहल है। आयोडीन जो है Cc14 में जम जाता है। लोहे के बुराद में रेत का मिश्रण। अब बताइए, लोहे के बुरादे में रेत मिल जाएगा, सही बात। पोल लगाइए 1 2 3। सर अभी भी एक्टिव मोड में है जी अविनाश जी, एक्टिव मोड में हम जानते हैं, लेकिन लॉस में जा रहा है, ये कहना चाहते हैं। करेक्ट आंसर है डी, है ना। लोहे के बुराद में रेत का मिश्रण संभव है? कभी भी नहीं संभव है, होमोजीनियस हो ही नहीं सकता है। ये बिना जाति वाला मिलाप है, दोसर जाति है, दोनों का जात अलग है, जाति अलग अलग है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की पहाड़ियां हैं? बिहार की पहाड़ियां राजगीर, बटेश्वर, रामशिला, कैमूर। गलत बात। पोल लगाइए 1 2 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये सब तो बिहार में ही है जी, सारे के सारे तो बिहार में है। राजगीर बिहार में है। बटेश्वर सीताकुंड के पास गर्म पानी का झरना, आपको पता है, सीताकुंड में। बटेश्वर बिहार में, रामशिला बिहार में, कैमूर बिहार में, सब का सब बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा, अविनाश भाई दिल पे मत लीजिए, गलती हो गई हमसे, क्षमा कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक वॉशिंग सोडा के रूप में उपयोग किया जाता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लास है ना, क्लास को हेल्दी एनवायरनमेंट रखनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर मान लीजिए हमने बोल ही दिया तो कोई बात नहीं, घाटा में नहीं चल रहा है भाई, फायदे में चल रहा है। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को ही वॉशिंग सोडा के रूप में जाना चाहिए। कार्बोनिक एसिड का मतलब नमक होता है ना, कार्बोनिक एसिड का नमक है। सॉल्वे की प्रक्रिया आपने सुनी होगी, सॉल्वे की प्रक्रिया, प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस, उसके तहत इसका निर्माण किया जाता है। आप जानते भी होंगे, डिटर्जेंट जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। केवी कामत समिति जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई है, किससे संबंधित है? केवी कामत, याद रखिएगा, कामत का मतलब होता है किस बैंक के चेयरमैन थे ये? रिजर्व के उचित स्तर को तय करने के लिए जैसे आरबीआई को रखना चाहिए, पीएनबी। यस करेक्ट, पीएनबी के अंतिम यहीं से रिटायर किए थे, पीएनबी के चेयरमैन से। कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त ऋणों के समाधान के मानदंडों की सिफारिश के लिए दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण भारत में एफडीआई मानदंड की आरबीआई को कितना तय करना चाहिए? वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, पीओ थे, प्रोबेशनरी ऑफिसर से ज्वाइन किए थे और रिटायर किए पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन के पद से, है ना। लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 ऑप्शन, ये आंसर नहीं है। यहां भी ये जो कोविड-19 में जितने भी लोन खराब हो रहे थे, लोन तो दिया था बैंकों ने, कोविड-19 आया, सबका बिजनेस बंद हो गया, तो उन्हीं के लिए एक समिति बनाई गई थी कि बैंकों का कैसे काम धाम चले, उसी में केवी कामत उसके हेड हुआ करते थे, याद रखिएगा जी। मोराटोरियम जो इन्होंने दिया था। डोमिनिक थियम, डोमिनिक थियम आप भी जानते हैं यार, सब आदमी जानता है। पोल लगाइए, सॉरी टेनिस, पोल लगा 1 2 3 जी। ब्रिक्स बैंक में चले गए। सर कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास कब, अभी तक शुरू नहीं किए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं इंडियन पॉलिटी की बात करता हूं मेरे भाई। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिफरेंस है ना। पॉलिटी हमारा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आता है, कभी होगा तो पढ़ा देंगे। ऐसे मैं आपको ये करूंगा कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है पल्लवी, या पॉलिटी पढ़ना है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे 3 4 एजुकेटर हैं, आलोक सर, ज्ञान प्रकाश सर, उम्दा पढ़ाते हैं ये लोग, डी के चौधरी सर, मुकेश सर, एस के चौधरी सर, आनंद कुमार सर, सोनब्बर मैडम, ये सब टीचर हैं।
टेनिस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। टेनिस। एपीसी सर, दिल आपका भी नहीं दुखाएंगे, एपीसी सर, है ना, आनंद प्रकाश चौबे सर, है ना। चलिए, तो टेनिस इज द करेक्ट आंसर। टेनिस में इसको यूज किया जाता है। डोमिनियन राफेल, बेसिकली ये थीम क्या है, ये ऑस्ट्रिया के डोमिनियन थिएमल ने राफेल नडाल से जीता था, याद रखिए। ये जो खिलाड़ी का नाम है, इट इज द नेम ऑफ अ प्लेयर। इन्होंने राफेल नडाल को हराया था और उसके बाद जीता था। निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है, थोड़ा फास्ट होइएगा मेरे दोस्तों। कैलोरी, बीटीयू, किलोवाट पर आवर, फोन। जो लोग भी लेट आए हैं उनको बता दें कि क्लासेस हमारी 8 PM और 8 AM, 8 AM और 8 PM, यही दो टाइम पे चलती हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन, फोन। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, उष्मा की इकाई फोन कैसे हो सकती है, फोन उष्मा की नहीं है। अच्छा, फोन किस चीज की है ये बताइए, फोन किस चीज की उपाय है? ध्वनि। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई, याद रखिएगा, साउंड। और ऐसे भी जानते हैं आप, बीटीयू का नाम सुने होंगे। बीटीयू ब्रिटेन के अंदर में है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं इसको। ये भी उष्मा को मेजर करता है, बीटीयू, है ना। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, पहला नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, दूसरा पूछ रहा है। डिमांड बार्ड, पारमुना, काका कालेकर, फजल अली, बीपी मंडल, पोल लगाइए। 1 2 3। रुचि किशारी, दीपक कुमार जी आए हैं, थोड़ा फास्ट रहेंगे सभी लोग मेरे दोस्तों, बी फास्ट। टाइम अप। बीपी मंडल कमीशन आपको पता होगा, वही थे। दूसरा पिछड़ा आयोग भी, दूसरा देखिए, पिछड़ा आयोग की अगर हम बात करेंगे, बीपी मंडल कमीशन 1970 के अंदर में मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, 1970 के अंदर में ये किया गया था, उसको अपगठित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल थे। ये जो है सेकंड, याद रखिएगा, दूसरा था, दूसरा पिछड़ा आयोग था। भारत के अंदर में हमारे सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को परिभाषित करने के लिए लगाया गया था। काका कालेकर कमेटी आप जानते हैं 1953 में बनाई गई थी। काका कालेकर व्यक्ति का नाम है, 1953 में बनाया गया था। ये पिछड़ा वर्ग, SC ST एंड OBC की पहचान करने वाला पहला कमेटी था, याद रखिएगा, फर्स्ट काका कालेकर। ठीक है। फजल अली आयोग आप जानते भी हैं, फजल अली आयोग 1953 के अंदर में भारत सरकार ने बनाया था। फजल अली आयोग, भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हो कि नहीं हो, इसके लिए यह बनाया गया था, फजल अली आयोग। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? पहला ही ऑप्शन है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। देखिए, आप जब आपको ऑप्शंस डायरेक्टली पता हो, कमेंट बॉक्स में ये मत कीजिए मेरे भाई रोहित विशेष जी, कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं कीजिए, गलत बात है ये सब। करेक्ट आंसर है बराक ओबामा, याद रखिएगा, बराक ओबामा। अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। इन्हें अमेरिका की शांति नोबेल प्राइज में, पीस नोबेल प्राइज से मुकारा गया। इनको कब दिया गया था मेरे दोस्तों? तो 2009 के अंदर में दिया गया था। 2009 में राष्ट्रपति बराक ओबामा को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए, लोगों के बीच में आपसी सहयोग और सामंजस्य बनाए रखने के लिए, इनके शांति के लिए असाधारण प्रयास करने की क्षमता के लिए इनको दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि ओबामा जब आए थे तो परमाणु हथियार जो है एकदम धुआं चल रहा था, है ना, ध्यान रखिए। और अमेरिका के ये ऐसे चौथे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अभी तक शांति का नोबेल प्राइज जीत लिया है, याद रखिए। शांति का नोबेल प्राइज अमेरिका बहुत ले जाता है। ये बोटन स्ट्रीम मैथ का क्वेश्चन है, मैथ हमको नहीं आता है इसलिए मैथ छोड़ देते हैं। बोटन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है, ध्यान रखिएगा। D/U में क्या होता है? B + S / B - S, आप पढ़े ही होंगे, प्लस B + S - B - S वाला फॉर्मूला जो है लगा लीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है मेरे दोस्तों, इसको भी छोड़ दीजिए। ये हाइट एंड डिस्टेंस, रेशियो का सवाल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक घर में कमरे की ऊंचाई, ये भी मेरे को नहीं आता है मेरे भाई, 50वां क्वेश्चन गायब है ना। अब देखिए, अगर अभी तक आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो भैया हमारी टीम आ चुकी है, अनअकैडमी BPSC कैटेगरी की सबसे बेहतरीन टीम बैच कोर्स के में लाई जाती है। आपको ही पता है ना कि जो चीज अच्छा होता है उसको बार बार दिखा के बताया जाता है बच्चों को। तो ये जो है, आप इस बैच के अंदर में, सर हम आपसे मैथ पढ़ के ही JEE में हैं
संतोष जी कहाँ नौकरी करते हैं आप? चलिए चलिए, तो हमारे टॉप 10 कैटेगरी के 10 हीरे, 10 नगीने जो हैं इस बैच में हैं। इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहां पे हमारे 7 सुपरस्टार एजुकेटर। और स्नेहा पूछ रही है प्लस में क्लास कैसा होता है। स्नेहा, आराम से आंख बंद करके SSR 10 का यूज कीजिए। और जो है मॉडर्न कब शुरू होगा? 1 जून को शुरू हो जाएगा मॉडर्न। इस महीना में मेडिएवल खत्म कर देंगे। मॉडर्न 1 जून से शुरू हो जाएगा। ठीक है। अंकुश भाई कह रहे हैं मस्त होता है। लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। थैंक यू एवरीवन। ये लीजिए लीडर बोर्ड। क्लास का फीडबैक जरूर दिया कीजिए दोस्तों। देखिए, आपसे हम और कुछ नहीं मांगते। आपसे हम ये नहीं कहते हैं कि आप 100 रुपए दे दीजिए, 200 दे दीजिए, प्लस में जबरदस्ती एडमिशन ले लीजिए। हम आपसे ये कहते हैं कि आप आदत बनाइए इसको कि हर टीचर का क्लास के बाद जेन्युइन फीडबैक दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं दोस्तों कि आप जो हैं, आपके ये फीडबैक टीचर नहीं पढ़ सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ये जो भी आप अच्छा या जो भी आप अपने सजेशन देंगे या कुछ कमियां हैं उसको बताएंगे, ये डायरेक्टली अनअकैडमी की मैनेजमेंट के पास दे जाती है। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो हम सुधार कैसे करेंगे? कोई कमी हो उसको प्लीज फीडबैक में दीजिए और निसंकोच दीजिए। आपका नाम कहीं नहीं आएगा। ये इस बात के लिए मत डरिए। एकदम जेन्युइन फीडबैक दीजिए ताकि हम उस पर काम कर पाए। ठीक है, तो SSR 10 का रेफरल कोड लगाइए। SSR 10 का रेफरल कोड लगाइए मेरे दोस्तों, और क्लास को और जीवन को भी आनंदित बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप हमारे बैच कोर्स शुरू हो रहा है 28 मई को मेरे दोस्तों। और 26 हिस्ट्री का कोर्स मेरा चल रहा है मेरे दोस्त। हिस्ट्री का कोर्स मेरा चल रहा है। अभिषेक गौरव जी, हिस्ट्री कोर्स लेकर आइए। नहीं, हिस्ट्री कोर्स चल रहा है, पिछले 2 महीना से चल रहा है और अगले 3 महीना और चलेगा। 5 महीना में हिस्ट्री खत्म होगा, लेकिन पीटी, मेंस और ऑप्शनल लगभग ऑप्शनल का फिर 70% कवर हो जाएगा। ठीक है, आप चिंता ना करिए। मेरे हिस्ट्री क्लास का टाइम शाम में 5:30 बजे है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, 5:30 PM। जी हाँ, कल के लिए मैं बता देता हूं। कल सुन लीजिए, कल दोपहर 2 बजे 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा यूट्यूब पर। और सुबह में जो 8 AM की क्लास होती है वो एज इट इज चलेगी। 9:05 की जो करंट अफेयर की क्लास होती है वो एज इट इज। ये दोनों फ्री क्लास चलेगा। उसके अलावा 2 बजे से यूट्यूब पर क्लास होगा मेरे दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा, यूट्यूब। ठीक है, प्लस पर अपने टाइम पर क्लास होगी 5:30 बजे। यूट्यूब पर चैनल है अनअकैडमी BPSC, बिल्कुल बाइलिंगुअल होगा मेरे दोस्तों। अनअकैडमी BPSC कल का ये जो क्लास होगा ये बाइलिंगुअल होगा। हमारा अनअकैडमी का चैनल का ही नाम है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं। और जो लोग कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं ना, उनको मेहनत दिखती नहीं है। आप पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कुछ आता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। वैसा ही मेहनत आपका ठीक नाखून की तरह है मेरे दोस्तों। रोज देखिएगा तो नहीं बढ़ता है, जब 1 आध महीने बाद देखिएगा तो बढ़ के इतना हो जाता है। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर कदम चूमेगी आप। लीडर बोर्ड दिखा चुका हूं मानस सोनू जी, फिर से देख लीजिए।